तो तुमने अनकैनी वैली के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि तुम जाके देख सकते हो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। पर अगर फिर भी तुम इंटरेस्टेड नहीं हो एंड तुम नहीं देखना चाहते वो वीडियो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी है एंड कहीं ना कहीं वो बहुत बुरी क्वालिटी की है, तो इसी वजह से मुझे पता तुम बोर हो जाओगे, तो मैं यहीं पे एक सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ कि एग्जैक्टली अनकैनी वैली है क्या। तो अनकैनी वैली एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जहाँ पे हम जो इंसान हैं जब भी कोई ऐसे तरीके की ह्यूमन लाइक रोबोट, सीजीआई कैरेक्टर्स या फिर ऐसे तरीके के क्रीचर को या एंटिटी को इनकाउंटर करते हैं जो कि बहुत हद तक हमारे जैसा ही दिखता हो, पर उसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों जो कि उसको हमारे से स्टैंड आउट करने में मदद करती हों, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जिसकी वजह से हमारे दिमाग में एक फियर रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है या फिर हम एकदम से बेचैन महसूस करने लग जाते हैं। इसी को अनकैनी वैली इफेक्ट बोलते हैं। हालांकि मैं अनकैनी वैली के बारे में इस वीडियो में क्यों बात कर रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो कहीं ना कहीं अनकैनी वैली के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, या फिर ये थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है पर इतना भी नहीं। और ऐसा कैसे, मैं बताता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्रीचर्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट ह्यूमन लगते हो पर ह्यूमन नहीं है, एंड उनमें से कुछ कैरेक्टर्स जो कि मैंने आगे चल के वीडियो में मेंशन किए हैं वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है, एंड जो लास्ट वाला क्रीचर है वो तो स्ट्रेट अप डिस्गस्टिंग है। वो कैसे तुम्हें आगे चल के पता चलेगा, इसी वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम वीडियो को एंड तक देखो। हम इन क्रीचर्स के ओरिजिन के ऊपर बात करेंगे एंड इनके अपीयरेंस के ऊपर बात करेंगे एंड बात करेंगे कि किन लोगों का इन एंटिटीज के साथ इनकाउंटर हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी क्रीचर्स को मैं आगे चल के मेंशन करूंगा जरूरी नहीं है कि वो रियल हो या फिर उनका एग्जैक्टली में कोई एग्जिस्टेंस हो, बल्कि ज्यादातर जो क्रीचर्स हैं वो बस ऐसा क्रीपी पास्ता जो है इंटरनेट पे आए थे, या फिर कुछ का तो ओरिजिनेशन ही फोकलोर या फिर अर्बन लेजेंड्स के हिसाब से हुआ था। और एक और बात, मैंने इस वीडियो में कम से कम 4 क्रीचर्स को ऐड किया है क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा क्रीचर्स को ऐड करता तो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाती वीडियो, एंड मैं जानता हूँ कि शुरुआत में इतनी ज्यादा लेंथी वीडियो देखना लोग प्रेफर नहीं करेंगे। हालांकि फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं इससे ही रिलेटेड एक और वीडियो बना सकता हूँ जिसमें मैं और भी क्रीचर्स को कवर करूंगा, पर अभी के लिए इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो बिकॉज वी आर गोना डाइव डीप इनटू टुडेज टॉपिक, दैट इज क्रीचर्स दैट अपीयर टू बी ह्यूमन बट दे आर नॉट। तो तुमने बैटमैन, स्पाइडरमैन और सुपरमैन के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या तुमने कभी मॉथमैन के बारे में सुना है? मॉथमैन अमेरिकन फोकलोर का एक ऐसा क्रीचर है जो कि ऑलमोस्ट इंसानों की तरह ही लगता है, पर ये इंसानों से कहीं ज्यादा अलग है। वो इस वजह से क्योंकि इसके पास एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा शरीर है जो कि 6 से 7 फीट लंबा है, और यूं कहा जाता है कि इसके पास बहुत बड़े बड़े पंख हैं जो कि अपनी पीठ के पीछे फोल्ड करके रखता है, जो कि ऑफ कोर्स ऑब्वियस है क्योंकि इसका नाम ही मॉथमैन है तो ये कहीं ना कहीं उड़ता ही होगा। एंड यूं बोला जाता है कि मॉथमैन के पास लाल चमकती हुई आंखें भी हैं, एंड ये जो इसकी चमकती हुई आंखें हैं ये इसका इस्तेमाल करता है अपने टारगेट को वश में करने के लिए। एक और चीज जो मॉथमैन के बारे में बोली जाती है वो ये कि मॉथमैन माहिर है बिना आवाज करे उड़ने में, जस्ट लाइक आउल्स, और ये बहुत ज्यादा तेज भी उड़ता है। तो जैसे जैसे लोगों ने मॉथमैन जैसे क्रीचर को इनकाउंटर करना चालू किया तो इसके अराउंड बहुत सारी रिपोर्ट जो है दर्ज होने लग गई, जिसमें कि सबसे पहली रिपोर्ट नवंबर 16, 1966 में पॉइंट प्लीजेंट, वेस्ट वर्जीनिया में हुई थी, और ये जो रिपोर्ट थी इसका पब्लिशिंग हाउस था पॉइंट प्लीजेंट रजिस्टर, जो कि वहीं का एक लोकल न्यूज़पेपर है, और इस रिपोर्ट का टाइटल था कपल सी मैन साइज्ड बर्ड, या फिर दंपतियों ने एक आदमी के आकार का पक्षी देखा। नवंबर 15, 1966 दो यंग कपल जिनका नाम है रॉजर स्काबरी एंड लिंडा स्काबरी एंड उनके ही 2 दोस्त स्टीव एंड मैरी मुलेट, ये लोग जो हैं वहीं के एक लोकल न्यूज़पेपर पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं जिसमें ये बताते हैं कि इन्होंने एक क्रिएचर को इनकाउंटर किया था जिसकी बॉडी का रंग पूरा का पूरा काला था और वो बहुत ज्यादा लंबा था हाइट में, एंड उसकी जो आंखें थी वो लाल रंग की थी और वो चमक भी रही थी। ये जो क्रिएचर था वो रोड की साइड पे खड़ा हुआ था जो कि एक TNT एरिया के पास में थी, एंड ये पूरी की पूरी जो साइट थी ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक म्यूनिशन प्लांट की तरह काम आती थी। नाउ लिंडा ये बताती है कि वो जो क्रीचर था
वो थोड़ा बहुत पतला दुबला था, लेकिन उसके पास मसल्स भी थी एंड उसकी हाइट कम से कम 7 फीट लंबी थी और उसके पास बड़े सफेद पंख भी थे। हालांकि लिंडा उस क्रिएचर का चेहरा ढंग से देख नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही लिंडा कोशिश करती उस क्रिएचर के चेहरे को देखने की, तो उसकी जो चमकती हुई आंखें हैं वो कहीं ना कहीं एक हिप्नोटिक इफेक्ट कॉज करती थी। अब ये जो कपल थे दोनों के दोनों, ये अनकंफर्टेबल फील करना चालू कर देते हैं एंड ये डिसीजन बनाते हैं कि अब हम यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी गाड़ी को लेके निकल लेते हैं। एंड जैसे ये ड्राइव करना चालू करते हैं, ये नोटिस करते हैं कि वो जो क्रीचर था वो लिटरली इतनी स्पीड पे उनका पीछा कर रहा था जितनी उनकी गाड़ी की स्पीड थी। मतलब कि वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा तेज उड़ रहा था एंड उनकी गाड़ी का वो जब तक पीछा करता है जब तक वो पॉइंट प्लीजेंट सिटी के एंड तक नहीं पहुंच जाते। तो एक मेजर इवेंट भी हुआ था जिसको कहीं ना कहीं मॉथमैन से लिंक किया जाता है और ये इवेंट कुछ ऐसा था कि दिसंबर 15, 1967 में वहीं का एक सिल्वर ब्रिज नाम का ब्रिज था जो कि कोलैप्स हो गया था एंड इस इंसिडेंट में कम से कम 46 लोगों की जान गई थी। ये इंसिडेंट होने के ठीक बाद मॉथमैन एकदम से गायब सा ही हो गया। लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद ना ही मॉथमैन को कभी देखा, ना ही उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि ऑफ कोर्स जब मॉथमैन दिखेगा ही नहीं तो रिपोर्ट कैसे दर्ज करवाएंगे। एंड कुछ ने तो लिटरली रूमर्स फैलाना चालू कर दिए। रूमर्स जैसे कि मॉथमैन कहीं ना कहीं इस इवेंट से कनेक्टेड था और वो एक पैरानॉर्मल एंटिटी था जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ था। एक रूमर तो ये भी है कि मॉथमैन एज अ वार्निंग साइन बन के आया था, जिससे कि वो लोगों को वार्न कर सके जो डिजास्टर होने वाला है। और किसी ने तो बस इसको एज अ मिस्टीरियस अननोन क्रीचर ही लेबल कर दिया। हालांकि कोई भी नहीं जानता कि मॉथमैन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था या फिर नहीं, या फिर ये बस एक तरीके का फोकलोर है। ऑल्दो इसको ज्यादातर एक फोकलोर और अर्बन लेजेंड ही कंसिडर किया जाता है। बट व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारी क्या राय है इस पे? मुझे कमेंट्स में बताना। क्या आपका कभी ऐसे शख्स के साथ सामना हुआ है या फिर ऐसे शख्स की आपने कभी कहानी सुनी है जो बस मुस्कुराता रहता है? ये ज्यादातर ऐसे गुप्त अंधेरी जगहों में पाया जाता है, जैसे कि सन्नाटे भरी गलियों में या फिर किसी रोड के किनारे। एक ऐसा शख्स जो कि आपकी तरफ बढ़ता रहता है, वो भी नाचते हुए। हाँ, नाचते हुए। और ये जिस हिसाब से नाचता है ऐसा कभी कोई एक नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। इसकी जो भी मूवमेंट्स होती हैं वो ज्यादातर बहुत ज्यादा क्रीपी और टेरिफाइंग होती हैं। ऐसी मूवमेंट्स किसी एक नॉर्मल इंसान के करने की बस की नहीं। ये जो शख्स है ये ज्यादा हिलता डुलता नहीं है और ना ही ज्यादा कुछ बोलता है, बस एक टक मुस्कुराता रहता है और जो इसकी मुस्कुराहट है वो काफी है किसी भी इंसान के अंदर बेचैनी पैदा करने के लिए। और मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ उसका नाम है द स्माइलिंग मैन। अब ये जो स्माइलिंग मैन है ना, ये या तो हेल्यूसिनेशन हो सकती है या फिर ये एक अर्बन लेजेंड हो सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट यही एक चीज है जो कि इसको इतना ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है, इसकी अननोन आइडेंटिटी। तो एक्चुअली में स्माइलिंग मैन का नाम स्माइलिंग मैन नहीं था पहले। इनफैक्ट इसका नाम था इंड्रिड कोल्ड एंड इसको ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि पास्ट में हिस्ट्री में एक्चुअली में कुछ ऐसे केसेस भी हो रखे हैं जिनमें स्माइलिंग मैन जैसा ही क्रीचर को इनकाउंटर किया गया था। इनफैक्ट वो स्माइलिंग मैन ही था, बस यह है कि उसको उस वक्त इंड्रिड कोल्ड बुलाते थे। एंड उनमें से कुछ इंसिडेंट्स में ज़्यादातर ये बताया जाता था कि स्माइलिंग मैन या तो एज ए वार्निंग लोगों के सामने अपीयर होता था, जिससे कि वो किसी भी सडन डिजास्टर के लिए वार्निंग दे सके लोगों को, जिससे कि वो अपने आप को बचा सके, जस्ट लाइक मॉथमैन। एंड एक्चुअली में इसको बहुत ज़्यादा लोग जो है मॉथमैन से कनेक्ट भी करते थे। स्माइलिंग मैन और मॉथमैन का कोई ना कोई कनेक्शन है, लेकिन कुछ केसेस में एक्चुअली में इसकी क्रीपी एंड हॉरिफाइंग साइड भी दिखती थी। जैसे कि एक केस हुआ था जिसमें 2 बच्चे अपने घर पे बैठे हुए थे एंड जब भी उनको जो है अपने घर के फेंस के दूसरी तरफ एक लंबा चौड़ा हंसता हुआ इंसान दिखता है, मतलब जिसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। एंड वो बच्चे वैसे तो इतना डरते नहीं एंड उसकी तरफ आगे बढ़ना चालू कर देते, लेकिन जब ये बीच में जो है उनको कहीं ना कहीं डर महसूस होने लग गया एंड वो समझ गए कि ये आदमी सही तो नहीं है, बल्कि इससे दूर रहने में ही भलाई है। और ऐसे ही बहुत सारे स्माइलिंग मैन से रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए थे हिस्ट्री में, जिससे हमें पता चलता है कि स्माइलिंग मैन को लेके बहुत सारे लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। कुछ लोग इसको एज एन एलियनेटेड बीइंग की तरह देखते हैं जो कि एज अ वार्निंग साइन काम आता है, जिससे कि वो डिजास्टर्स होने से पहले लोगों को बचा सके।
या फिर कुछ लोग इसको बस एक क्रीपी एंड हॉरिफाइंग घोस्टली फिगर की तरह देखते हैं, जो कि लोगों को हॉन्ट करने के लिए आता है या फिर उनको कैच करने के लिए आता है, उनको स्टॉक करता है। एंड इसी स्टॉकिंग इंसिडेंट से रिलेटेड एक केस हुआ था एंड मैं बताता हूँ। एंड ये केस कहीं ना कहीं एक वजह है इंड्रिड कोल्ड को स्माइलिंग मैन जो नाम था वो इसी वजह से मिला था, इसी इंसिडेंट की वजह से। तो बात है कम से कम 2012 की। एक रेडिट यूजर ने ये पोस्ट किया कि वो एक अमेरिकन सिटी में रहता है एंड उसकी काइंड ऑफ आदत है कि वो रात के, जब बिल्कुल अंधेरा हो चुका होता है, घनी अंधेरी रात में बाहर निकलता है एंड वॉक करता है, टहलता है, जिससे कि वो अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश कर सके या फिर कुछ वेरियस कंसेप्ट्स या टॉपिक्स पर अच्छे तरीके से सोचा विचारी कर सके। वही है ना, आदत होती है हम सबकी कि जब भी हमारा माइंड फ्रेश नहीं होता एंड हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे होते तो हम बाहर चले जाते हैं वॉक करने के लिए, तो उस वजह से थोड़ा बहुत हमारा माइंड क्लियर हो जाता है। तो वही सेम आदत इस इंसान की भी थी। नाउ ये जो सिलसिला था इसका टहलने वाला, रात के लिटरली 2-2 ढाई बजे तक ये टहलता रहता था, 4-4 बजे तक भी। ये 4 साल तक तो अच्छा खासा चला, मतलब ये 4 साल तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये अच्छा खासा अपना टहलता और घर आ जाता। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इसने वापस से कभी रात में टहलने की सोची भी नहीं। ये बात है वेंसडे की रात को क्या हुआ कि ये जो आदमी था ये एज यूजुअल वॉक पे निकला था एंड ये एक गली से होके निकल रहा था जो कि बहुत ज़्यादा सन्नाटे भरी थी और वहाँ पे अंधेरा भी था। कुछ वहाँ के स्ट्रीट लैंप्स इतने अच्छे तरीके से जल नहीं रहे थे। एंड इस बारी जब ये वॉक कर रहा था तो इसने गली के किनारे खड़े हुए एक आदमी को देखा। वो जो आदमी था बहुत ज़्यादा लंबा था कद में एंड वो बहुत वियर्ड तरीके से नाच रहा था एक्चुअली में, एज यूजुअल, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है स्माइलिंग मैन के बारे में कि वो नाचता ही है। सेम हरकत ये भी कर रहा था। हालांकि हमारा ऑथर इस आदमी को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, वो समझता है कि ये कोई सा पियक्कड़ आदमी है एंड ये पीवी के आया है, इसी वजह से ऐसी तरीके की हरकतें कर रहा है। तो इसी वजह से वो अपना नॉर्मल तरीके से जो है चलना वापस से चालू कर देता है एंड किसी तरीके से वो कोशिश करता है कि इस आदमी से गो थ्रू कर जाए, मतलब इसके बगल में से निकल जाए एंड वो अपने जो है आराम से वॉक करता रहे। लेकिन जब भी जो है ये आदमी ऐसे तरीके से मूवमेंट करना चालू कर देता है जैसे कि वो हमारे ऑथर के पास ही आना चाह रहा हो एंड वो हमारे ऑथर की तरफ बढ़ना भी चालू कर देता है। एंड इस बारी जो इस क्रीचर की मूवमेंट थी वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्रीपी होती जा रही थी एंड उसकी स्माइल और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। वो लिटरली ऐसे तरीके से मुस्कुरा रहा था जिसको देख के किसी भी इंसान को घबराहट महसूस हो जाए। एंड एक और चीज ये थी कि ये बस आसमान में देखे जा रहा था एंड इसने हमारे ऑथर के साथ कोई आई कांटेक्ट भी नहीं किया था। अब जो है सिलसिला आगे बढ़ता है एंड हमारा ऑथर किसी तरीके से इसे पास थ्रू कर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक्चुअली में वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। उसको फॉलो करते करते वो दोनों एक साथ एक गली को पार कर देते हैं। अब इसके बाद ऑथर एक्चुअली में बहुत ज्यादा घबराने लगता है और वो बस यही चाहता था कि किसी न किसी तरीके से ये आदमी बस मेरे से दूर चले जाए, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा ही है। अब वो आदमी हमारे ऑथर का और भी बुरे तरीके से पीछा करने लग जाता है एंड वो लिटरली उसका पीछा छोड़ता नहीं है। हमारा ऑथर बार बार पीछे मुड़ के देखता रहता है एंड जैसे जैसे वो देखता है तभी वो बीच में स्टॉप भी हो जाता है। वो ऐसी तरीके के मूवमेंट्स कर रहा था जिसमें वो कंटिन्यूसली चल भी रहा था एंड बीच में रुक भी रहा था। लेकिन इन सारी चीजों को ज्यादा ध्यान में ना रख के हमारा ऑथर आगे चलता रहता है। वो डिसाइड करता है कि वो सीधे सीधे चलता रहेगा एंड वो सीधे सीधे चलता रहता है बिना उस आदमी की तरफ देखे। लेकिन फिर वो एक डिसीजन बनाता है कि एक बारी मुड़ के देखने में क्या ही बुराई है, एक बारी देख लेंगे कहीं वो अभी भी मेरे पीछे आ तो नहीं रहा। एंड जैसे ही वो मुड़ता है एक्चुअली में वो अभी भी उसके पीछे आ रहा था। तो इसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमारा ऑथर बहुत ज्यादा घबरा जाता है ये सब देख के, तो वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है एंड जो आदमी था वो भी वहीं पे बिल्कुल स्टैंड स्टिल खड़ा हो जाता है बिना किसी मूवमेंट के। एंड ये दोनों एक दूसरे को एक टक नजर से देखते रहते हैं कि जब ये जो आदमी था वो क्या डिसाइड करता है, वो पीछे मुड़ता है और हमारे ऑथर से दूर जाना चालू कर देता है। यहाँ पे ये देख के ऑथर को थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस होता है, लेकिन तभी वो आदमी वापस से मुड़ता है एंड इस बारी वो और भी ज्यादा तेज स्पीड में जो है हमारे ऑथर की तरफ आना चालू करता है। लाइक वो लिटरली स्प्रिंट कर रहा था, भागते हुए आ रहा था। एंड ये सब देख के ऑथर की बहुत ज्यादा फट जाती है एंड वो भी जितना हो सके उतनी तेज भागता है। एंड वो भागते भागते एक ऐसे एरिया में आता है जहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग्स हो एंड थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो, लाइक थोड़े बहुत लोग हों। एंड जब वो वापस से पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे उसको कोई नहीं मिलता एंड वो बस यही सोच रहा था कि आखिर वो आदमी था क्या। एंड फिर ऑथर बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद वो जब भी सोने जाता उसको बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स आते थे एंड वो ढंग से सो नहीं पाता था। सो दिस वाज द होल इंसिडेंट एंड इसी इंसिडेंट के चक्कर में जो है स्माइलिंग मैन को एक स्पार्क मिला इंटरनेट में आने में एंड ये एज अ क्रीपी पास्ता बहुत ज्यादा फेमस हुआ था।
नाउ हमारी लिस्ट के जो नेक्स्ट एंटिटी है उसका नाम है द ब्लैक आइड चिल्ड्रन। नाउ ये जो क्रीचर्स हैं ये बेसिकली कंसीडर किया जाता है लेजेंडरी पैरानॉर्मल क्रीचर्स जो कि अमेरिकन फोकलोर से ओरिजिनेट हुए थे। एंड ये जो क्रीचर्स हैं मतलब कि काली आंखों वाले बच्चे, ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं नॉर्मल ह्यूमन चिल्ड्रन से। बस जो कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इनको नॉर्मल ह्यूमन चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा अलग बनाती हैं वो ये है कि इनकी स्किन पेल है और साथ में साथ इनकी आंखें काली हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ जिन भी लोगों ने ब्लैक आइड चिल्ड्रंस को एनकाउंटर किया है उन्होंने ज़्यादातर अपनी रिपोर्ट में यही बताया है कि उन्होंने ज़्यादातर इन क्रीचर्स को या तो भीख मांगते हुए देखा है या फिर हिच हाइकिंग करते हुए या फिर कभी कभार खुद से ही लोगों के घर पे जाके उनके डोर पे नॉक करते हैं। एंड इसी वजह से जो है कुछ लोग इनको इनकाउंटर कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर केस है क्योंकि ये इतना ज़्यादा होता नहीं है। और ये जो ब्लैक आइड चिल्ड्रंस है ना, इनको ज़्यादातर कंसीडर किया जाता है या तो ये घोस्टली फिगर्स हैं या फिर ये डिमोनिक हैं या फिर ये बस एलियंस हैं। हालांकि इनको जो भी तरीके से कंसीडर किया जाए ये कहीं ना कहीं दिखते ह्यूमन के बच्चों जैसे ही हैं। ये बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस देते हैं ऑर्डिनरी ह्यूमन चिल्ड्रन से। एंड इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लोगों से मदद मांगते हैं। ये लोगों से बोलते हैं या तो वो उनको अपने घर के अंदर आने दें या तो ये किसी से भी राइड मांग लेते हैं, किसी भी ड्राइवर से जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है। एंड जब भी ये ऐसा करते हैं तो ज़्यादातर इनके जो मोटिव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिनिस्टर होते हैं। एंड इसी वजह से जो भी भोले वाले लोग इन बच्चों की मदद कर देते हैं वो ज़्यादातर इस बात से अनजान होते हैं कि वो जिनकी मदद कर रहे हैं वो असलियत में बच्चे तो हैं ही नहीं, बल्कि बच्चों के ही रूप में कुछ और ही है। तो ये जो रेक नाम का क्रीचर है इसको बहुत हद तक कंसिडर किया जाता है कि ये ह्यूमनॉइड ही है। एंड ये एक इंटरनेट अर्बन लेजेंड है जो कि इंटरनेट की दुनिया में आया था 4chan के द्वारा एज अ क्रीपीपास्ता स्टोरी इन 2005। तो रेक जो क्रीचर है ये बहुत हद तक हम इंसानों जैसा ही लगता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि इसको इंसानों से बहुत ज़्यादा हद तक डिफरेंट बनाती हैं। एंड वो क्वालिटीज़ ये हैं कि ऑफ कोर्स ये भी बहुत ज़्यादा लंबा है हाइट में और ये बहुत ज़्यादा स्किनी है। आई डोंट नो आज के आधे से ज़्यादा क्रीचर्स लिस्ट में जो मैंने मेंशन किए वो लंबे ही क्यों हाइट में, बट ठीक है जो भी हो। और यूँ बोला जाता है कि इसको ज़्यादातर अंधेरी रातों में जंगलों के अंदर देखा जाता है। एंड एक रूमर तो ये भी है कि जो हमारा रेक क्रीचर है वो एक्चुअली में स्लेंडर मैन का सर्वेंट है। एंड स्लेंडर मैन इसको ऑर्डर देता है ऐसे टास्क परफॉर्म करने के लिए जो कि वो खुद से नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई रेक को एक तरीके से सर्वेंट कंसीडर किया जाता है स्लेंडर मैन का। एंड अगर इसका कोई काम नहीं होता तो स्लेंडर मैन रेक की गुद्दी भी चटा सकता है। अच्छा ये चीज़ मैंने खुद से बनाई थी, ये स्क्रिप्ट में नहीं लिस्टेड था। ओह बॉय, अब हम एक्चुअली में ऐसे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि ये रेक इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग क्यों है। तो रेक को वैसे तो यूँ बोला जाता है कि ये कहीं हद तक हम इंसानों जैसा ही दिखता है, पर फिर भी इसके अपीयरेंस को फिगर आउट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये ना तो मेमेलियन है और ना ही रेप्टेलियन है। हालांकि एक YouTube वीडियो है इंटरनेट पे जो कि ये दिखाती है कि रेक एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कैसे करता है। यप, रेक का भी एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है एंड टू बी ऑनेस्ट इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। मैं बताता हूँ क्यों। तो रेक का रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि रेक पहले अपना जो है शिकार पकड़ता है, शिकार को ढूंढता है जो कि ज़्यादातर ह्यूमन ही होता है नॉर्मली। एंड फिर इसके बाद होता है मेन प्रोसेस चालू। वो अपने होस्ट का मुंह खोलता है एंड उसको फ्रेंच किस करता है। यप, फ्रेंच किस। एंड जब वो उसको फ्रेंच किस कर रहा होता है इसी प्रोसेस के दौरान जो है वो एक बहुत लंबा सिलेंड्रिकल प्रोटोजाया नाम का पैरासाइट जो है होस्ट के मुंह में रिलीज करता है। एंड टू इंश्योर कि ये जो पैरासाइट है ये होस्ट के अंदर अच्छे तरीके से जा सके बिना किसी प्रॉब्लम के, विदाउट एनी एफर्ट्स, रेक क्या करता है अपने होस्ट का जो ओरल कैविटी है, जो माउथ है, उसको अच्छे तरीके से पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से जो पैरासाइट होता है वो अपनी स्लोली मूवमेंट करके जो है स्मूथली नीचे चले जाता है होस्ट के एसोफेगल ट्रैक्ट के नीचे तक। एंड जैसे ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है तभी रेक क्या करता है अपने होस्ट को छोड़ देता है। एंड जो प्रोटोजायर नाम का पैरासाइट उसने अपने होस्ट के अंदर रिलीज किया था वो उसी इंसान के अंदर नेस्ट बनाने लग जाता है। एंड जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हॉरिफिक भी है देन इन कंपैरिजन टू ह्यूमन जेस्टेशन प्रोसेस। तो जो प्रोटोजायर है वो कोई वॉर्म पैरासाइट तो है नहीं जो कि वहाँ पहले अंडे देगा एंड देन फिर अपनी तादाद बढ़ाएगा, बल्कि एक प्यूपा की तरह फॉर्म होता है एंड वहीं पे डेवलप होता रहता है होस्ट के अंदर ही जब तक ये अच्छे तरीके से पूरा का पूरा एक रेक नहीं बन जाता। अब जो प्रोटोजायर है वो
हमारा जो ह्यूमन है उसी से ही नरिशमेंट लेता रहता है, उसी से ही जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो लेता रहता है, जिससे कि वो बड़ा हो सके। वंस इट इज़ फुली डेवलप्ड, ये अपने आप को जो है अपनी होस्ट से छुड़ा लेता है और एक पूरा का पूरा रेक बन जाता है ना। ये स्पीसीज किस तरीके की होगी ये डिपेंड करता है कि कौन से ह्यूमन बीइंग के साथ जो है रेक ने रिप्रोडक्शन किया है। तो ये तो बात कर ली हमने रेक के रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि वन ऑफ द डिस्गस्टिंग चीज़ थी आई गेस, जिसके ऊपर मैंने बात करी है इस पूरी वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली रेक को कितनी बारी और किन किन लोगों ने जो है इनकाउंटर किया है। मेरे पास 3 केसेस हैं, एक एक करके बताता हूँ। तो जो सबसे पहला रिकॉर्डेड इंसिडेंट है अबाउट रेक, वो डॉक्यूमेंट हुआ था अराउंड 1691 में, जिसमें कि एक सेलर जो है वो बताता है कि जब वो ट्रैवल कर रहा था नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स से लेके इंग्लैंड तक, तब जो है उसने रेक को इनकाउंटर किया था एंड रेक ने सीधे उस पर अटैक कर दिया, वो भी जब वो सो रहा था। और फिर उनको अपने मिशन के बीच में से जो है लीव करना पड़ा, पूरे के पूरे क्रू को और उस सेलर को भी। एक और जो केस निकल के आता है वो है 1880 का, जिसमें कि एक स्पेनिश जर्नल में एंट्री होती है अराउंड वही सेम डेट 1880 की, जिसमें कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होता है और वो बताता है कि उसको बहुत टाइम से एक क्रीचर स्टॉक कर रहा है जो कि ऑफ कोर्स रेक है, और वो इसी वजह से जो है सो नहीं पाता और पूरे समय डरा हुआ रहता है, पैनिक में रहता है। हालांकि इस जर्नल के बाद उस पर्सन के साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं। एक और जो केस निकल के आता है, जो कि थर्ड केस है हमारी वीडियो का, वो है 1964 में एक नोट बरामद होता है, जिसमें कि एक आदमी जो है वो बताता है कि उसने अपनी जान ले ली बस इस वजह से क्योंकि उसके साथ भी कहीं ना कहीं वही सेम एक्सपीरियंस हुआ था जो कि हमने सेकंड केस में पढ़ा था। उसको भी एक रेक जैसा ही कोई सा क्रीचर कॉन्स्टेंटली स्टॉक कर रहा था और बहुत बारी उसके ऊपर अटैक भी किया था, एंड जो ऑथर था वो पूरे समय डर में जीता रहता था और बहुत ज़्यादा टेरिफाइड था। लेकिन और किसी केस के कंपैरिजन में इस केस में एक्चुअली में जो ऑथर था उसने अपनी जान ले ली थी, एंड जो ऑथर था वो कम से कम 2 एनवलप छोड़ के गया था अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने से पहले। जो पहला एनवलप था वो उसने अपने शायद से कुछ दोस्तों को भेजा था, विलियम एंड रोज को, ये शायद से दोनों कपल थे, एंड जो दूसरा एनवलप था वो शायद से उसने अपनी बीवी को भेजा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पर्सनल लेटर था, जिसमें लिखा हुआ था, डियरेस्ट लीनी, आई हैव प्रेड फॉर यू, ही स्पोक योर नेम। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं इसको थोड़ा कम लेंथी रखूं, लेकिन शायद से वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगी, बट मैं कोशिश करूंगा इसको जितना हो सके उतना अच्छा बनाने की। एंड अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड अगर तुम चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और भी देख सको तो आई वुड कंसीडर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मुझे बताना क्या मुझे ऐसी कुछ एंटिटीज पे और वीडियो लानी चाहिए या फिर मैं किसी डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ इस बारी। एंड विद दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। इट वाज होक्स साइनिंग आउट।